एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आव्यूह क्या होती है वो हम जानेंगे, आव्यूह कितने प्रकार की होती है वो हम जानेंगे उदाहरण की मदद से। सारे उदाहरण भी हम सॉल्व करेंगे और पूरी प्रश्नावली को वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये आव्यूह क्या होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये नोट्स भी आप अपने फेयर कॉपी में बनाते चलना। मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे चैनल की स्पेशली मैथमेटिक्स की एक अलग से कॉपी बननी चाहिए आपकी, और वो भी फेयर, जिसमें क्वेश्चन भी हो और आंसर्स भी हो। तो मैट्रिक्स आव्यूह किसे कहते हैं? देखो, जो भी हमारे पास आंकड़े होंगे, जो भी आंकड़े होंगे ना, जो आंकड़े हमारे पास होंगे वो वास्तविक संख्या भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। ठीक है, उन आंकड़ों को जब हम आयताकार सारणी में रख देते हैं, आयताकार श्रेणी में रख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आव्यूह कहते हैं। देखो, जैसे ये आव्यूह को हम ए से दिखा रहे हैं, हमारे पास कई सारे आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23। ठीक है, आंकड़ों को जब हम रखेंगे आयताकार श्रेणी में, ये आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैंने एक उदाहरण ले लिया, जैसे 2। ठीक है, ये देखो वास्तविक संख्या है, 2, 1, √3, 0, ये वास्तविक संख्या है। और इधर मैंने लिया सम्मिश्र संख्या, 1 + i, 0, 2, 2 + 3i। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्याओं को जब हम आयताकार श्रेणी में हम रखते हैं तो जो चीज आती है उसे हम कहते हैं आव्यूह। आव्यूह को इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो होती है, ये जो है ना हमारी ये पहली वाली लाइन, ये होती है हमारी पंक्ति, सॉरी पंक्ति बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, रो, अंग्रेजी में बोलते हैं रो, पंक्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में पंक्ति ही कहते हैं। और ये जैसे ये भी रो हो गया। ठीक है, रो यानी कि पंक्ति। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये जो है, ये हमारा क्या है भाई? ये है कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। ठीक है, कॉलम को हिंदी में कहा जाता है स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो ये हमारा क्या हुआ? कॉलम 1, ये हमारा हुआ कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2। ये हमारा क्या हुआ भैया? ये हमारा हुआ पंक्ति 1, R1, रो 1, और ये हमारा क्या हुआ? रो 2। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने की अभी। अगर इसमें आ जाएंगे तो इस वाले में कितने कॉलम है? देखो, इस वाले में कितने कॉलम है? 1, 2, 3, और पंक्ति कितनी है? 1, 2। ठीक है, इनकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, देखना। तो देखो, अब हमारे पास इसका अगर मैं दैनिक जीवन में एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, इसको समझाने का तरीका, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, इसका क्या उपयोग है। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक राधा है, एक फौजिया है और सिमरन है। ठीक है, राधा के पास 15 पुस्तिका हैं और 6 कलम है। फौजिया के पास 10 पुस्तिका है और 2 कलम है। और सिमरन के पास 13 पुस्तिका है और 5 कलम है। अब इन चीज़ों को ना हमें किस रूप में लिखना है? आव्यूह के रूप में लिखना है। जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं ना, ठीक है, उनको हम व्यवस्थित करके आव्यूह के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसको हम सारणिक के रूप में, आव्यूह के रूप में लिखेंगे। जैसे ये राधा यहाँ लिख दिया, यहाँ मैंने फौजिया लिख दिया, यहाँ मैंने सिमरन लिख दिया, यहाँ मैंने पुस्तिका लिख दिया, और यहाँ मैंने कलम लिख दिया। तो राधा के पास 15 पुस्तक हैं और कलम कितने हैं? 6 हैं। फौजिया के पास 10 पुस्तक हैं, कलम है 2, और सिमरन के पास 13 पुस्तिका है और कलम है 5। अब इन आंकड़ों को एक जगह व्यवस्थित करके लिखेंगे और बनाएंगे आव्यूह। देखिए, ठीक है, 15, 6, 10, 2, 13, 5, यही तो है ना? 15, 6, 10, 2, 13, 5। तो ये क्या हुई हमारी? देखो भैया, ये हमारी हुई पहली पंक्ति, ये हमारी क्या हुई? पहली पंक्ति। ये हमारी क्या हुई? दूसरी पंक्ति। ये हमारी क्या हुई? तीसरी पंक्ति। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी हुई, ये क्या हुआ? पहला स्तंभ, पहला कॉलम। ये क्या हुआ? दूसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम।
तो ये अवयव के रूप में हमने लिख दिया। मान लेते हैं अवयव ए है ये, तो दिए गए आंकड़ों को हमने व्यवस्थित करके रखा और ये एक अवयव बन गया। ठीक है, अब कोई भी अवयव होगा, ठीक है, कोई भी अवयव है, जैसे ये और एक आंकड़ा मैंने ले लिया, ठीक है, अब पुस्तिका यहाँ है, कलम यहाँ है, और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एक तरफ पुस्तिका लिखा, एक तरफ कलम लिखा, और यहाँ पर राधा लिख दिया, यहाँ फौजिया लिख दिया, यहाँ सिमरन लिख दिया। ठीक है, तो राधा के पास पुस्तिका कितना है, 15 है, और कलम कितनी है, 6 है। फौजिया के पास पुस्तिका कितनी है, 10 है, कलम कितने हैं, 2 है। ठीक है, और सिमरन के पास पुस्तिका 13 है और कलम 5 है। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 15 10 13, 15 10 13, 6 2 5, 6 2 5। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारी पहली पंक्ति है और ये हमारी दूसरी पंक्ति है। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और ये हमारा तीसरा कॉलम है। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि कैसे निकाली जाती है। तो कोटि निकालने का जो सूत्र है, सिंपल, हमेशा कोटि निकालने का सूत्र क्या होगा, रो इनटू कॉलम। ठीक है, पहले रो आएगा, रो मतलब पंक्ति आएगी पहले, और फिर बाद में आएगा स्तंभ। ठीक है, ये सूत्र है, याद कर लीजिए। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, आर इंटू सी। देखो ये शॉर्ट में मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, उसका अगर हमें कोटि निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 2 3 5 1 2 6। ठीक है, यहाँ मैंने बी लिख दिया, यहाँ लिखा मैंने 1 4 3 2 5 1 6 2 0। ठीक है, इनकी हमें क्या बतानी है, कोटि बतानी है। इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है, और इसकी कोटि क्या होगी, ये आपको बतानी है। बताओ। तो देखो भैया, इसमें रो कितना है, इसमें रो कितना है, 2 रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3। पहले क्या आती रो, रो हमारे कितने हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, रो कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो रो हमारे 3 है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 गुणा 3। ऐसा मत कर देना 3 गुणा 3 9 लिख दिया, 9 में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही रखना है, 3 गुणा 3 ही लिखना है, और यहाँ 2 गुणा 3 ही लिखना है। 2 गुणा 3 6 मत कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर के जो अवयव है बच्चों, देखो इसके अंदर के ये जो अवयव होते हैं, ये जैसे मैंने लिखा 2 3 5 1 2 6, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहा जाता है अवयव। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अवयव। अगर आपसे पूछे इसमें कितने अवयव हैं, तो आप बोलोगे 2 और 3 का गुणा कर देंगे, तो इसमें 6 अवयव है। इसमें कितने अवयव है, अगर आपसे पूछेगा अवयवों की संख्या बताओ, इस मैट्रिक्स में कितने अवयव है, 3 गुणा 3 गिन के भी देख लो, 9 अवयव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये अवयव हो गया। ठीक, और एक चीज ध्यान से देख लीजिए, मैं हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, ये जो मैंने 2 लिखा है, इसे कहते हैं A11। मतलब ये 1 1 का मतलब क्या हुआ, पहले रो का पहला मेंबर। ठीक है, A11 हो गया 2, A12 पहले रो का दूसरा मेंबर, 3 हो गया। फिर A13 हो जाएगा पहले रो का तीसरा मेंबर, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मुझे लिखना होगा A21 दूसरे रो का पहला मेंबर कौन है, 1। A22 दूसरे रो का दूसरा मेंबर कौन है, 2 है। A23 दूसरे रो का तीसरा मेंबर, दूसरे रो का तीसरा मेंबर क्या है, 6 है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कोटि कैसे निकाली जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स लिख रखे हैं कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है,
मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसके अंदर के अवयव को ना ए आई जे से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? ए आई जे। और यहाँ उसके कोटि को दिखाते हैं इस तरीके से, एम क्रॉस एन। एम आपका क्या होता है? रो होता है। एन आपका क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है। और हमारे सिलेबस में बच्चों, कक्षा 12 के सिलेबस में जो भी हम मैट्रिक्स वगैरह सीखेंगे वो वास्तविक संख्याओं का ही होगा। कोई भी सम्मिश्र संख्या नहीं आएगी। सम्मिश्र संख्या वगैरह का जो मैट्रिक्स आप सीखोगे वो बड़ी कक्षाओं में, बीटेक वगैरह जब लोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, या ग्रेजुएशन में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, बीएससी बीए मैथमेटिक्स में, तो जाके वहाँ पे सीखोगे। ठीक है। लेकिन कक्षा 12 में सिर्फ और सिर्फ हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कोई दूसरा और नहीं पढ़ेंगे, जो कि बहुत आसान है। तो यहाँ तक तो आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आसान है भाई, एक एक बार में याद समझ में आ जाएगा। याद तो दूर की बात, दिमाग में ठोक दूंगा आपके, बस आराम से देखते रहिए। पहला क्या है? स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? नाम से ही स्तंभ मतलब जिसमें सिर्फ स्तंभ दिखेगा, कॉलम नहीं, मतलब कॉलम दिखेगा, रो नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, सिर्फ कॉलम दिख रहा है ना, एक ही कॉलम है। तो स्तंभ मैट आव्यूह किसे कहा जाता है? स्तंभ आव्यूह उसे कहा जाएगा जिसका जो स्तंभ है वो एक ही होगा। देखो इसके रो कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन इसका जो कॉलम है वो एक ही है। तो स्तंभ आव्यूह में एक कॉलम होता है। स्तंभ आव्यूह में एक कॉलम होता है। ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, ये इसमें देखिए कितने रो हैं? 4 है, लेकिन कॉलम इसका क्या है? 1 है। ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही कॉलम हो, जिसमें एक ही कॉलम हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है। उसमें एक ही कॉलम होगा, उसे हम, रो कितने भी हो सकते हैं, रो 5 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्तंभ एक ही होगा, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स इसका उल्टा है कि इसमें एक ही रो होगा, एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम है। तो इस वाले में 4 कॉलम है, लेकिन ठीक है 4 कॉलम है, लेकिन ये जो रो है वो हमारा एक ही है, एक ही रो है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ रो, पंक्ति एक ही हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह, वर्ग में क्या होता है कि जितने रो होंगे उतने ही आपके कॉलम होंगे। ठीक है। जैसे देखो इसमें कितने, ये उदाहरण है, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 रो हैं, 3 ही कॉलम है, और इसका जो कोटि हो जाएगा वो हो जाएगा 3 क्रॉस 3। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है। और एक उदाहरण दे दें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणा 2। देखो इसमें रो कितना है? 1 2, कॉलम कितना है? 1 2, जितने रो हैं उतने कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विकर्ण आव्यूह। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? विकर्ण आव्यूह। देखो मैं परिभाषा पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, और एग्जाम में परिभाषा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए विकर्ण आव्यूह में क्या होगा? कोई भी आव्यूह होगा, ठीक है, जो आव्यूह होगा ना, ये एक वर्ग आव्यूह होगा। पहली बात तो ये जो आव्यूह होते हैं ये वर्ग आव्यूह होते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, उसी में ही हम विकर्ण आव्यूह की बात कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। इसमें क्या होता है? विकर्ण में अलग अलग पद होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सारे पद क्या होंगे? 0 होंगे। यहाँ देखो विकर्ण में अलग अलग पद हैं, लेकिन बाकी सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में अलग अलग पद होंगे, बाकी सभी पद 0 होंगे, उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है। देख सकते हैं, उदाहरण दे दिया मैंने आपकी आंखों के सामने। जैसे अगर ये एक आव्यूह ले लीजिए, सिंगल एक ही पद है इसमें,
ठीक है, देखो ये मैंने लिख दिया, तो ये भी एक विकर्ण अवयव है। ठीक है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसमें एक ही पद है। किसी अवयव में अगर सिंगल एक डिजिट होता है तो वो अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अदिश अवयव क्या होगा? सेम टू सेम है, विकर्ण अवयव से मिलता जुलता है अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है ना कि विकर्ण के एलिमेंट्स बराबर होते हैं, विकर्ण के तत्व बराबर होंगे। देखो सारे तत्व बराबर हैं, ठीक है, सारे तत्व बराबर है। तो और इसमें अगर एक ही पद है, इसको विकर्ण अवयव भी कह सकते हो और अदिश अवयव भी कह सकते हो अगर एक तत्व है। ठीक, लेकिन अगर बाकी अगर ऑर्डर बढ़ा दें, दो, इसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, 2 × 2, इसका कोटि क्या है, 3 × 3, है ना। देखो इसके विकर्ण में सभी पद क्या है, समान है, इसके विकर्ण में भी क्या है, सभी पद समान है, लेकिन बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है। जब विकर्ण में सभी अवयव समान हो, बाकी सभी अवयव 0 हो, तो उसे हम कहते हैं अदिश अवयव। जब विकर्ण के सभी अवयव अलग अलग हों, बाकी सारे पद 0 हों, तो उसे कहते हैं हम क्या, विकर्ण अवयव। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट, अब आता है तत्समक अवयव। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, परिभाषा उतना जरूरी नहीं है, आप परिभाषा के चक्कर में मत रहना। परिभाषा एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा जोर समझाने पे दे रहा हूँ, परिभाषा रटवाने पे नहीं। परिभाषा भी मैंने लिख रखी है, आप बेहतरीन नोट्स बनाओगे तो लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए विकर्ण अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण में सिर्फ एक एक हो, बाकी सारे पद 0 हो, विकर्ण में एक एक होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, जैसे ये 3 × 3 का है, ये 2 × 2 का है, और विकर्ण मतलब तत्समक अवयव में एक ही होता है, और कोई अवयव नहीं होगा, इसमें एक ही होगा। ठीक है, विकर्ण में क्या होगा, 1 होगा, बाकी सारे अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता है, जिसके विकर्ण में सिर्फ एक ही हो और बाकी अवयव क्या हो, 0 हो। ये हमारे ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा इस चैप्टर में। इसे कहते हैं तत्समक अवयव, अंग्रेजी में कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, शून्य अवयव क्या होता है, शून्य अवयव जिसका हर एक पद 0 हो। ठीक है, हर अवयव एक ऐसा अवयव जिसका हर एक पद क्या हो, 0 हो। इसमें वर्ग अवयव होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो आपका तत्समक अवयव होता है, जो आपका अदिश अवयव होता है, जो आपका विकर्ण अवयव होता है, ये सारे क्या होने चाहिए, वर्ग अवयव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपका शून्य अवयव है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि वर्ग अवयव हो। हर एक कोई सा भी अवयव किसी भी कोटि का वर्ग शून्य अवयव हो सकता है, किसी भी कोटि का। बस शर्त ये हो कि उस अवयव का प्रत्येक पद क्या हो, 0 हो। जब किसी अवयव का प्रत्येक तत्व 0 हो, प्रत्येक अवयव 0 हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं, और इसको ओ से दर्शाया जाता है। ठीक है, ओ से निरूपित किया जाता है। तत्समक अवयव को आई से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आई से निरूपित किया जाता है। अब हम बात करेंगे अवयवों की समानता। ठीक है, हमारे पास 2 अवयव हैं, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है। ये समान कब कहलाएंगे, 2 अवयव समान कब कहलाएंगे, जब उनके कोटि, ठीक है, 2 अवयव समान कब कहलाएंगे, जब दोनों अवयव की कोटि भी समान हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, वे समान कोटियों के होने चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। मतलब उदाहरण देता हूँ मैं एक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है 2, 3, 4, 5, इसकी कोटि क्या है, 2 × 2, तो इसकी भी 2 × 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, संगत पद बराबर होने चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो, यहाँ 5 है यहाँ पे भी 5 हो। अगर इस अवयव का नाम ए है और इस अवयव का नाम बी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी कोटि और इसकी कोटि समान है। ठीक है, संगत पद बराबर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो कोटि बराबर है और संगत पद भी बराबर है, अर्थात ए अवयव बी अवयव का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ठीक है, ए अवयव बी अवयव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण दे, ये वाला उदाहरण है, जैसे सपोज करो ये जो अवयव है इस अवयव के बराबर दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2 नंबर में। ठीक है, तो ए बी सी डी के मान बताइए, ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, इनके मान निकालने हैं। ठीक है, सो देखो पहले से ही हमें बराबर दे रखा है, ऑलरेडी बराबर दे रखा है, ये अवयव इसके बराबर है। अगर ये अवयव इसके बराबर है तो संगत पद आपस में बराबर होंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस बी इसके बराबर होगा 4 के, समीकरण नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट a माइनस के 2b, ये वाला जो पद होगा इसके बराबर होगा माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। उसके बाद ये वाला जो पद होगा इसके बराबर होगा 11, 5c माइनस के d इसके बराबर होगा 11, समीकरण नंबर 3। एंड 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d किसके बराबर होगा, 24 के, संगत पद के। एबीसीडी निकालना है, बहुत आसान है भाई, इन दोनों को हल करेंगे ए बी आ जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे सी डी आ जाएगा विलोपन विधि से। हल करके दिखाएं तो देखो समीकरण 1 तथा दोस्तों ये जो उदाहरण है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो अगर मुझे ए को हटाना है, इसका गुणज कुछ नहीं है और इसका गुणज 2 है, तो इस वाले में 2 से गुणा करना होगा। विलोपन विधि तो सिखानी नहीं पड़ेगी ना भाई, कक्षा 12 के विद्यार्थी हो तो ये तो आपको आता ही होगा ना। तो 2a प्लस बी बराबर 4, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस के 4b, 2 3 6, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा 4 और 1 5b, ये हो गया 10, 5 दूनी 10, तो b का मान आ गया 2। ठीक है, b का मान आ गया 2, समीकरण ए में रख दो, 2a प्लस बी बराबर 4, b का मान आ गया 2। ठीक है, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, a का मान आ गया 1, a का मान 1, b का मान आ गया 2। अब इन दोनों को समीकरण को हल करो, समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, अभी प्रश्नावली करेंगे बच्चों, थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, अब जैसे c को हटाना है, इधर 4 है तो इस वाले में 4 से गुणा कर दो, यहाँ 5 है इस वाले में 5 से गुणा करो, तो 4 पंजे 20c, यहाँ हो जाएगा माइनस के 4d और 11 चौको 44, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20c प्लस 5 तिया 15d और 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 120। ठीक है, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस का घटा, अब 15 और 4 ये हो गया माइनस के 19d और यहाँ से बचेगा 120, देखो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, और 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा माइनस के, माइनस से माइनस कटा, 19 चौको 76, तो डी का मान आ गया 4। डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि 5c माइनस के डी बराबर 11 है, डी का मान आ गया 4, तो 5c माइनस के 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो गया 15, 5 तिया 15, तो सी का मान आ गया 3। हमें ए बी सी डी आराम से मिल गया। ये का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 कह रहे 3 फैक्ट्रियाँ 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पुरुष कर्मी है, ये महिला कर्मी है, इधर ये पुरुष और ये इधर महिला है। कह रहे उपयुक्त सूचना को 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 अवयव में लिखिए और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियाँ क्या होंगी ये आपको बतानी है। ठीक है, 3 गुणा 2 करके लिखना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 गुणा 2, ठीक है ना, उस हिसाब से हमें लिखना है। यहाँ पर किस हिसाब से दे रखा है, अगर इस हिसाब से अगर देखोगे आंकड़े को तो ये कितना है, R1 R2 R3, ये 3 और ये 2 ऑलरेडी दे रखा है, C1 C2, बस इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना, 3 रो और कॉलम 2, तो ये देखो 3 यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 31,
फिर 27 और फिर 26, बस आंसर। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इस रूप में ये हमारा आंसर आ गया। तीसरी पंक्ति, ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यह है दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार, तीसरी पंक्ति की प्रविष्टि क्या क्या है भैया हमारे पास, 27 है और 26 है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि, दूसरे स्तंभ बोला है, स्तंभ की प्रविष्टि, ठीक है, हिंदी देख लेना। तो दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या है, 25, 31, 26, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। देखो 8 आपको कैसे कैसे मिल सकता है वो आपको बताना है। तो संभव कोटियां आंसर में लिख दोगे, हाँ संभव कोटियां, ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, संभव कोटियां 1 क्रॉस 8, 1 गुणा 8, या फिर 8 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 4, 2 चौको 8, या फिर 4 गुणा 2, और कुछ और नहीं बना सकते, 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, और कोई तरीका नहीं। तो ये संभव कोटियां हो सकती है बस, ठीक है। 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट कह रहे एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इस रूप में हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखो जो मैट्रिक्स हमें बनानी है प्रश्नानुसार, जो हमारा ए मैट्रिक्स हमें बनाना है वो 3 गुणा 2 बोला है, ठीक है, जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो, यानी कि A11, ठीक है, ठीक है, A11, A12 पहला रो हो गया, A21, A22, फिर आ जाएगा A31, A32। ये हमें बनाना है प्रश्न के अनुसार, जिसमें 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। देखो ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा। ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम। इसी के अनुरूप तो अवयव आए A1, क्योंकि 2 ही बोला है ना, A11, A12, फिर A21, A22, A31, A32 आ जाएगा, क्योंकि 2 रो बोले हैं, सॉरी 2 कॉलम बोला है और 3 रो बोले हैं, उसके अनुरूप यही आते हैं, ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है ए आई जे, क्या दे रखा है 1/2 मॉडुलस के अंदर आई माइनस का 3j, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें क्या, A11। तो A11 का मतलब क्या हुआ, आई की जगह पे 1 रखो और जे की जगह पे भी 1 रखो। उसके बाद 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, मॉडुलस के बाहर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 1 कम 2, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे A12, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पे 2, 3 दूनी 6, 1 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 5 बट्टे में 2, ये आ जाएगा 5/2, ठीक। A11 हो गया, A12 हो गया। अब आ जाओ A21, आई की जगह पे 2, ठीक है, और जे के जगह पे क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे हम रख रहे हैं, इस चीज ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे रख रहे हैं सारा मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे हल करेंगे, 1/2, 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 आगे क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि मॉडुलस से बाहर आके वो चीज़ प्लस ही हो जाती है
बेसिक चीज़ आप जानते ही होंगे। फिर आ जाएंगे A22, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे क्या है 2, तो 3 दूनी 6, 2 में से 6 घटाएंगे माइनस के 4, बट्टे में 2, 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, A2। अब आ जाएंगे A31, ठीक है, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पर 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 का मॉडुलस 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे A32, A32 क्या करना है हमें, आई की जगह पर 3 रखना है और जे की जगह पर 2 रखना है। 3 में से 6 घटाएंगे माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 3 बट्टे 2, ठीक है। अतः आव्यूह, अतः आव्यूह ए क्या था हमारे पास, A11, A12, A21, A22, A31, A32, ठीक। सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे। तो A11 था हमारा 1, A12 था हमारे पास 5 बट्टे 2, ये आया है 1 बट्टा 2, फिर 2, फिर हमारा आया है 0 और फिर हमारा है 3 बट्टा 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट उदाहरण में। उदाहरण नंबर 4 हमें क्या बोला है, यदि ये आव्यूह इस आव्यूह का क्या है बराबर है, तो हमें ABCD XYZ के मान ज्ञात करने। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आव्यूह उसके आव्यूह के बराबर दे रखा है, इसलिए संगत पद क्या होंगे, बराबर होंगे। x+3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। चूंकि x+3 0 के बराबर है, तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, पहला आंसर, ठीक है। x निकल गया। यहाँ से देखो z+4, z+4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, तो प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4, तो z का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, z का मान 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये चीज़ इसके बराबर है, चूंकि 2y - 7 3y - 2 के बराबर है, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y, ठीक है। 3y में से 2y घटाएंगे 1y बचेगा, तो y का मान क्या आ गया, माइनस का 5 x, ठीक है। x y z हमें मिल चुका है। उसके बाद देखो हमें निकालना है c, ये चीज़ इसके बराबर है, चूंकि 2c+2 इसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो प्लस का 2 इधर के माइनस का हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, तो c का मान क्या आ गया, माइनस का 1। फिर देखिए ये चीज़ इसके बराबर है, इसको पहले देखो, इसका ये चीज़ इसके बराबर है, a -1 -3 के बराबर है, तो माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो गया, a का मान क्या आ गया, माइनस के 2। b वाला जो ये चीज़ इसके बराबर है, चूंकि b - 3 बराबर है 2b+4, ठीक है। तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो गया, और प्लस का भी इधर के माइनस का भी हो गया, ठीक है। तो b का मान क्या आ गया, माइनस के साथ। तो हमसे जो ABCXYZ पूछा था वो हमने बड़े आराम से निकाल दिया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ABCD निकालना है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद करना है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। इसे आप खुद बनाओगे और कमेंट में अपना आंसर बताओगे, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। अब हम आते हैं बिना किसी देरी के NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 3.1 के NCERT के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने बेसिक सीख लिए, उदाहरण भी सारे कर दिए। अगर हमारे उदाहरण, हमारा जो परिचय है और जो उदाहरण है उसको आपने ढंग से देख लिया, तो ये प्रश्नावली आपके लिए आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप फटाफट बनाने लगेंगे खुद ब खुद। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये हमें आव्यूह दे रखा है, ठीक है, ये आव्यूह दे रखा है, इसकी हमें पहले क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है।
कोटि ज्ञात करनी, कितने रो हैं? 1 2 3, क्योंकि कोटि का जो सूत्र होता है रो इंटू कॉलम, आर इंटू सी होता है। कॉलम कितने हैं हमारे पास? कॉलम में 1 2 3 4, तो रो कितने हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 4, तो आंसर आ जाएगा 3 × 4। आंसर कितना होगा? 3 × 4। नेक्स्ट अगला जो है अवयवों की संख्या, 3 × 4 है, 3 × 4 = 12 अवयव होंगे। अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हमें क्या निकालना है? A13 निकालना है। A13 मतलब पहला रो का तीसरा मेंबर, पहला रो का तीसरा मेंबर कितना है? 19। फिर निकालना है A21 दूसरे रो का पहला मेंबर, दूसरे रो का पहला मेंबर कितना है? 35। फिर है A33 तीसरे रो का तीसरा मेंबर, तीसरे रो का तीसरा मेंबर माइनस के 5। फिर हमें निकालना है A24 दूसरे रो का चौथा मेंबर, तो ये क्या है? 12 है। फिर A23 निकालना है, 23 दूसरे रो का तीसरा मेंबर कितना है? 5/2। सिंपल, बड़े आराम से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और अगर इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? देखो यदि यदि अवयव 24 हो तो संभव कोटि, संभव कोटि क्या क्या होगी? 24 होगी तो पहला हो सकता है 1 × 24 हो जाए, या 24 × 1 हो जाए। ठीक है, फिर 3 × 8 = 24 होता है, और फिर हो सकते हैं 8 × 3 = 24 हो जाए, और भी हो सकता है 2 × 12 या फिर 12 × 2। ठीक है, और भी हो जाएगा, 24 है ना, 6 × 24 हो सकता है, 6 × 4 या फिर 4 × 6। और कोई? दो 12 × 2 = 24। ठीक है, 6 × 4 = 24, 4 × 6 = 24। और भी कोई है भाई? 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24 लिख दिया है, और कोई नहीं है। इतनी ही संभव कोटियां हो सकती हैं। ठीक है, ये संभव कोटियां हैं कि भाई किसको किससे गुणा करें, एक बार आगे एक बार पीछे से कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट आपसे ये पूछा है अगर यदि अवयव यदि अवयव कितने हो? 13 हो, 13 हो, 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 हो तो संभव कोटि, तो ये हो जाएगा 13 × 1 या 1 × 13। ठीक है, जितना अवयव बोला है ना, गुणा करने पे उतना ही आना चाहिए, 13 आना चाहिए, लेकिन सबको गुणा करोगे तो 24 अवयव के बराबर आना चाहिए। 24 × 24, 24 × 24, 3 × 8 = 24, 8 × 24, 2 × 12, 12 × 24, 6 × 24, 4 × 24, 13 × 13, 1 × 13। ठीक है, तो यही संभव कोटियां होंगी और कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सेम टू सेम क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? अगर 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी? देखिए, तो यहां मैं लिख देता हूं, यदि अवयव 18 हो तो संभव कोटियां, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? 18 है ना, 1 × 18 हो सकता है, या फिर 18 × 1 हो सकता है। 2 × 18, 9 दूनी 18, 3 × 18, 6 × 18। और कोई है? 2 × 18 नहीं, और कोई नहीं है, बस यही होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? यदि
यदि अवयव 5 हो तो संभव कोटियां। देखो 5 कैसी संख्या है? 5 एक अभाज्य संख्या। तो जब भी अभाज्य संख्या दे रखा है ना अवयव में, तो 2 ही कोटि होती है। 5 गुणा 1 हो जाएगा या फिर 1 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जस्ट अभी हमने उदाहरण में बनाया है। हमसे क्या बोल रहे हैं? 2x2 अवयव AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, अवयव के लिए ये हमें दे रखा है। 2x2 बोला है, प्रश्नानुसार जो अवयव होगा, ठीक है, 2x2 बोला है ना, तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ये हमें अवयव निकालना है। A11 A12 A21 A22 निकालना है इस सूत्र के अनुरूप। ठीक है, इस सूत्र के अनुरूप हमें निकालना है। सबसे पहले आ जाते हैं A11। आई की जगह पर, देखो ये आई की जगह पर है, आई की जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर 1 रखना है। तो रखो सूत्र में, क्या है? आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, स्क्वायर बट्टे में 2, 2 का स्क्वायर बट्टे में 2, 4 बट्टे 2 यानी कि 2। फिर आ जाओगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? A12। ठीक है, आई की जगह पर 1, जे की जगह पे 2, बट्टे में है 2, तो 3 का वर्ग बट्टे 2, ये आ जाएगा 9 बट्टे 2। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद निकालना है A21, फिर हमें निकालना है A22। तो आई की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है, जे की जगह पे 1 बट्टे में 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बट्टे में 2 यानी कि 9 बट्टे 2। फिर आई की जगह पे 2, जे की जगह पे भी 2 स्क्वायर बट्टे में 2। यहाँ मैं रख दे रहा हूँ ना, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2। ये आई बताता है, ये जे बताता है। 2 दूनी 4 का वर्ग बट्टे 2, 16 बट्टे 2, 2 अट्ठे 16। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये था A11 A12 A21 A22। A11 कितना आया था? 2। A12 कितना आया था? 9 बट्टे 2। ये भी आया 9 बट्टे 2 और ये हो जाएगा 8। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। वाले पार्ट में इसमें भी 2 ऑर्डर का निकालना है ना, तो ए क्या हो जाएगा? A11 A12 A21 A22। हमारा जो ऑर्डर है, कोटि है, वो 2 गुणा 2 का है और हमें सारे अवयव इसके अनुसार निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहला अवयव बना जाएगा A11, फिर A12। ठीक, निकालते हैं। आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर भी 1। आई बट्टे जे है ना, 1 बट्टा 1, आंसर आ गया 1। फिर आई की जगह पर 1, जे की जगह पे 2। ये तो बड़ा आसान है। उसके बाद है A21 A22। ठीक है, क्या है? आई की जगह पे 2 है, जे की जगह पे 1, तो ये 2 हो जाएगा। आई की जगह पे 2, जे की जगह पे भी 2, 2 1 कम 2। ठीक, अतः हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? A11 1 है, A12 1 बट्टा 2, A21 2 है और A22 1 है। बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट, 2 इंटू 2 ऑर्डर का निकालना है ना, A11 A12 A21 A22, इसके अनुरूप निकालना है हमें। निकालते हैं, तो सबसे पहले आ जाएंगे A11, फिर A21 A11 A12 A22।
चलिए हल करते हैं। आई की जगह पे क्या रखना है, एक, और जे की जगह पे क्या रखना है, एक। दो, दो और एक तीन, तीन का वर्ग 9, बट्टे में 2। फिर आ जाइए, आई की जगह पर एक और जे की जगह पर 2। 2 दूनी 4 और एक 5, 5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 25। फिर आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, बट्टे में है 2। तो 2 2 4 का वर्ग 16, 2 अट्ठे 16। ठीक। फिर आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2 है, 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 बट्टे 2। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 18 आ गया। अतः जो मैट्रिक्स होगा वो आप यहाँ रख दो। ठीक है। A11 कितना आया था, 9/2। कैलकुलेशन बच्चों देख लेना एक बार। फिर यहाँ पे आ गया 25/2, ये आ गया 8 और ये आ गया 18। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज़ है, बस ऑर्डर थोड़ा बढ़ा दिया है। क्या बोल रहे हैं, एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दे रखें। 3 × 4 बोला है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, 3 × 4 बोला है। ठीक है, 3 रो होंगे, A11, A12, A13, 4 बोला है ना, तो A14, उसके बाद A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। अब कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया है, बाकी तरीका वही है जो अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है ना, तो निकालते हैं। A11 आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 1, मॉडुलस का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -3 में एक जोड़ोगे -2 बट्टे में 2, 2 के बट्टे में 2, 1 आ जाएगा। ठीक। फिर आपका आ जाएगा A12, A13 और A14। ठीक है, हल करते हैं। 1/2 आई के जगह पर आ जाएगा 1 और जे की जगह पे आ जाएगा 2। तो 3 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 बाहर आ गया, प्लस का 1, 1/2। फिर देखिए, आई के जगह पर 1 और जे की जगह पे 3। ठीक है, 3 में 3 जोड़ोगे 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। फिर आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर है 4, 4 में 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, और 1 का बाहर आके 1 ही होता है, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा A21, A22, A23, A24। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सही निकालना होगा हमें। ये लिख देता हूँ, नहीं जगह कम पड़ जाएगा। A31, A32, A33, A34। ठीक है, चलिए निकालते हैं। आई की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है आपकी पावर, जे की जगह पर 1। 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ोगे -5 बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 5/2। ओके। फिर आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2, 3 दूनी 6, 6 में जोड़ दोगे मैं 2, -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 बट्टे में 2, 4/2, तो ये हो जाएगा 2। फिर आ जाइए 1/2,
ए की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 6 में 3 जोड़ेंगे माइनस का 3 बट्टे 2। कैलकुलेशन बच्चों एक बार देख लेना, 3 बट्टे 2 आ जाएगा। आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 4, 3 दूनी 6, माइनस के 6 में 4 जोड़ेंगे माइनस के 2 बचेगा, 2 बट्टे 2 यानी कि ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1। अब आ जाइए, क्या करना, आई की जगह पे 3 रखना और जे की जगह पे 1, 1/2, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पर 1, 3 3 9 में 1 जोड़ेंगे माइनस के 8 बट्टे 2, 2 चौके 8, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, जगह नहीं तो यहीं पे मैंने कर दिया, 1/2, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 2, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे माइनस के 7 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 7/2। आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे भी 3, 3 3 9, माइनस 9 में 3 जोड़ेंगे माइनस का 6, 2 3 6, माइनस वाला प्लस हो जाता है मॉडल मॉड के बाहर आके। आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 4, 9 में 4 जोड़ेंगे माइनस 9 में 4 जोड़ेंगे माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का बाहर आके प्लस का हो जाएगा। सारे निकाल दिए, अतः जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी अब हम लिख देते हैं। ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/2, 0, 1/2, फिर आ जाएगा 5/2, 2, 3/2, 1, फिर आ जाएगा 4, 7/2, 3 और 5/2। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। डिक्टो सेम क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये सेकंड वाला ये, ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो, जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बनाओगे ना, तब तक आप में कुछ सीख नहीं रहे हो। तो ये क्वेश्चन आप मेरे तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे खुद बनाइए। ठीक है, और फिर देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी से मैच करोगे, इजी है, आराम से बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित में एक्स वाई जेड के मान बताइए। देखो, एक्स वाई जेड, अच्छा पूरे प्रश्न में पहला पार्ट दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। दो अवयव पहले बराबर दे रखे हैं, अगर दो अवयव बराबर है तो उनके संगत पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फट से आ गया आंसर। ठीक है, फट से हमें हमारा उत्तर मिल गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। देखिए, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, एक्स प्लस वाई हमारा 6 के बराबर है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है। 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 5, जेड का मान क्या हो जाएगा, 0। एक आंसर तो यहीं आ गया। उसके बाद देखो एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है, चूंकि एक्स वाई 8 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक मान निकाल लो, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस के एक्स, और इस वाई का मान यहाँ पे रख दो, गुणा कर दो एक्स से, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो माइनस के एक्स स्क्वायर उधर के प्लस, प्लस का 6x इधर के माइनस, ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करो। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 8 है और जोड़ने पे 6 आए। 4 दूनी 8, ये सब तो आते ही होगा ना गुणनखंड करना। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक्स उभयनिष्ठ, इस जोड़े से दो उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, एक्स के 2 मान आ गए। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस के 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा।
और यदि x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई, ठीक है, x का मान मिल गया। अब x का मान मिला तो वो यहाँ रखोगे। यदि x बराबर 2 तो y बराबर क्या होगा? 6 माइनस एक्स है ना, 6 माइनस 2 यानी कि 4 होगा। यदि x बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा? 6 माइनस एक्स, हटा दो तो y का मान 2 होगा। निकल गया आंसर बड़े आराम से। ठीक है, ये जो दो अवयवों की तुलना करके हमें एक्स वाई जेड निकालने के लिए पूछ रहा है ना, ये हर साल एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है, बड़ा आसान है। तो देखिए, ये वाला पद इसके बराबर होगा, ये वाला पद इसके बराबर होगा, ये वाला पद इसके बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, उसके बाद x प्लस जेड बराबर 5, और उसके बाद y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो ले लो, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, x प्लस जेड का मान उठाकर यहाँ रख देंगे। देखो, x प्लस जेड प्लस वाई हमारा 9 है, और x प्लस जेड कितना दे रखा है? 5। प्लस का जो 5 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 4। ठीक, y का मान उठाकर यहाँ रख दो, क्योंकि y प्लस जेड हमारा 7 है, y का मान आ गया 4, और प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। 7 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 3। उसके बाद आपके पास x प्लस जेड है, चूंकि x प्लस जेड हमारे पास कितना है? 5 है, तो आप z का मान उठाकर यहाँ रख दो। z का मान कितना है? 3 है, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? तो सिंपल, x y z आपको मिल गया आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब आइए अगले प्रश्न में ABCD के मान निकालने। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। जस्ट ये वाला पद इसके बराबर होगा, क्योंकि a माइनस बी माइनस 1 के बराबर है। ठीक, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी 5 के बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है। 2a माइनस के बी 0 के बराबर है, एंड 3c प्लस डी किसके बराबर है? 13 के बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस का भी उधर के क्या हो जाएगा? प्लस का भी, तो 2a बराबर बी हो जाएगा। और इस मान को उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि a माइनस बी हमारा माइनस के 1 है ना, तो b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? 2a। एक में से 2 घटाएंगे, माइनस का ही बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान क्या आ गया? 1। ठीक, a का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि a माइनस बी बराबर माइनस का 1 है, a का मान है 1, माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 1, माइनस के भी उधर के प्लस का भी, तो b का मान क्या आ गया? 2। a का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि 2a प्लस सी हमारे पास 5 है, a का मान हमें मिला है 1, और c हमें निकालना है। 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, c का मान आ जाएगा 3। ठीक है, c भी निकल गया। अब यहाँ रख दो, d निकल जाएगा, चूंकि 3c प्लस d बराबर 13 है, तो c का मान आया 3, 3 3 9, प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 9, तो d का मान क्या आ जाएगा? 4। d का मान क्या आ गया? 4। तो ये ABCD जो हमसे पूछा गया था वो हमने आराम से निकाल दिया।
अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। अगर ये ए बराबर, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए हमें दे रखा है ए आई जे और यहाँ लिखा है एम क्रॉस एन, एक वर्ग अवयव कब होता है? देखो ये एक वर्ग अवयव तभी होगा जब ये जो एम और एन है, इसका ये जो रो और ये जो कॉलम है वो आपस में बराबर हो, है ना। यानी कि ये एम और एन जब आपस में बराबर होते हैं तब जाके ये हमारी क्या होती है, वर्ग अवयव होती है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्स तथा वाई प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब एक्स वाई के मान निकालने हैं, ठीक है, एक्स वाई के क्या निकालने, मान निकालने। देखो ये चीज इसके बराबर है, क्योंकि वाई माइनस 2 5 के बराबर है, ठीक है। तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो वाई का मान क्या होगा 7। कहीं पे वाई का मान 7 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब एक्स का मान देख लेते हैं। अच्छा ये चीज़ देखो इसके बराबर होगी, क्योंकि 3x प्लस 7 0 के बराबर है, तो प्लस का 7 इधर के माइनस का हो गया, 3 गुणे में है इधर के बट्टे में आ गया। एक्स का मान माइनस के 7/3 है यहाँ पर, वाई का मान तो 7 है, एक्स का मान कुछ अलग आ रहा है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो एक्स का मान कहीं पर भी सही नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, मतलब इनमें से तो कोई नहीं है। वैसे तो वाई का मान 7 है, एक्स का माइनस का 7/3 है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। कितनी संख्या पूछी है, ठीक है, इनकी प्रत्येक प्रविष्टि, ठीक है, जो अवयव के अंदर जो एंट्रीज होती है ना, इसके अंदर जो एंट्रीज होगी 0 है 1 है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर फिक्स कर दिया है, ऑर्डर कितना है, 3x3 है। तो संख्या अगर आपको निकालनी है बच्चों, इसका सूत्र होता है कि जितनी प्रविष्टि होगी, प्रविष्टि जितनी होगी उसके पावर लग जाती है कोटि। ये सिंपल से एक सूत्र याद रख रही है। प्रविष्टि कितनी है, 0 और 1, 2 प्रविष्टि है, पावर में लग जाएगा 3x3 कोटि, 2 की पावर 9, 2 को 9 बार गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 512। आंसर कितना आ जाएगा, 512। तो इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में हमने पूरा सीख लिया है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।